Hello everyone. Today we will discuss about inevitable abortion. ये भी एक टाइप है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का. आज हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले टाइप जो फर्स्ट टाइप था हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इनएविटेबल अबॉर्शन. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इनएविटेबल अबॉर्शन. यहाँ क्या होता है, यहाँ अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है मदर में, और इस तरीके से शुरू हो जाता है, इस स्टेट तक प्रोग्रेस कर जाता है कि फर्दर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कराना इज़ इम्पॉसिबल. मतलब कोई मरीज़ आ रही है, साइन सिम्टम्स ऑफ अबॉर्शन लेके आ रही है, लेकिन अब उस मरीज़ में अब आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करा सकते, वो बच्चा पूरा अबॉर्ट कर जाएगा. दैट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज़ कॉल्ड एज इनएविटेबल अबॉर्शन, जहाँ प्रेगनेंसी को फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, जहाँ ब्लीडिंग एक्सेसिव हो, पेन के साथ हो, और मरीज़ में जब आप इंटरनल ऑज देखो, सर्विक्स को एग्जामिन करो तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर की तरफ सर्विक्स के मुंह पे मिल रहा है. इस टाइप के अबॉर्शन को ही हम इनएविटेबल अबॉर्शन बोलते हैं. और इस टाइप के प्रेगनेंसी को, इस टाइप के अबॉर्शन को वापस से प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर देना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना इस टाइप के अबॉर्शन में इम्पॉसिबल होता है. तो अगर कोई मरीज़ साइन सिम्टम्स ऑफ अबॉर्शन लेके आ रही है और उसमें आपको लग रहा है प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, दैट टाइप ऑफ अबॉर्शन इज़ कॉल्ड एज इनएविटेबल अबॉर्शन. अब हम बात करेंगे अगर किसी मरीज़ में इनएविटेबल अबॉर्शन हो रहा है तो वो क्या साइन सिम्टम्स लेके आएगी. तो सबसे पहले जो मरीज़ के साइन सिम्टम्स होंगे प्रेगनेंसी के, उसके ड्यूरेशन के साथ कॉन्साइड करेंगे. इसका क्या मतलब है, अगर मरीज़ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन शुरू हो गया है तो मरीज़ के सारे सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलते हैं वो सारे मिलेंगे. जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन है मरीज़ में, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन की कंप्लेन है मरीज़ में. मतलब जो ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा हो मरीज़ का, चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा हो, उसके अकॉर्डिंग ही मरीज़ के सारे साइन सिम्टम्स होंगे. उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मरीज़ के साइन सिम्टम्स कॉन्साइड करेंगे. यहाँ जो वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी वो बहुत एक्सेसिव मिलेगी. मरीज़ जो ब्लीड कर रही होगी वो ज़्यादा ब्लीड कर रही होगी और उसके साथ कुछ कुछ क्लॉट्स निकल रहे होंगे. मरीज़ आपको कंप्लेन देगी कि उसमें जो खून का थक्का निकल रहा है, इस तरीके से वो आपको हिस्ट्री देगी, सिम्टम लेके आएगी. तो यहाँ जो मरीज़ की ब्लीडिंग होगी इनएविटेबल अबॉर्शन में वो काफ़ी ज़्यादा होगी और उस ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स के पैसेज की हिस्ट्री लेके आएगी वो मरीज़. इसके बाद क्या होगा, मरीज़ को पेन हो रहा होगा, और जो पेन का नेचर होगा वो कोलिकी पेन होगा या फिर स्पाज्मोडिक पेन होगा. मरीज़ को ऐठन के साथ पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा होगा और वो पेन रेडिएट कर रहा होगा बैक में एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाइज़ में. इस तरीके की वो कंप्लेन लेके आएगी कि बहुत एक्सेसिव वो ब्लीड कर रही है, ब्लीडिंग के साथ कुछ कुछ क्लॉट्स पास हो रहे हैं, और जो पेन हो रहा है वो स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है. ऐठन के साथ मरीज़ को पेन हो रहा है और वो पेन क्या हो रहा है, रेडिएट कर रहा है बैक में एंड मीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ थाइज़ में. जब आप इस मरीज़ को चेक करोगे, इंटरनल ऑस चेक करोगे मरीज़ का, तो इंटरनल ऑस पे आप जो ऑस मिलेगा वो आपको डायलेटेड मिलेगा, और जब आप बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करोगे तो ऑस पे आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फील हो सकता है कि उसके थ्रू प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ रहा है. अगर किसी मरीज़ में मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाए 12 से 18 हफ्ते के दौरान, 12 से 28 हफ्ते के दौरान अगर किसी मरीज़ में मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, दैट इज़ एमनियोटिक सैक अगर रप्चर हो जाता है 12 से 28 हफ्ते के बीच में, तो ये एक साइन होता है कि मरीज़ में इनएविटेबल अबॉर्शन हो जाएगा. मरीज़ में इस टाइप का अबॉर्शन हो जाएगा कि आप फर्दर उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते, वो मरीज़ अबॉर्ट कर ही जाएगी. अब हम बात करते एग्जामिनेशन की कि अगर कोई मरीज़ इनएविटेबल अबॉर्शन लेके आ रही है तो उस मरीज़ को हम कैसे एग्जामिन करेंगे. तो सबसे पहले जैसे हम एक रूल है, एक गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं कि कोई भी मरीज़ हमारे पास विज़िट करता है तो सबसे पहले हम जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं. तो यहाँ भी मरीज़ इनएविटेबल अबॉर्शन लेके आ रही है तो हम सबसे पहले उसका जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, जहाँ मरीज़ की कंडीशन अच्छी नहीं होगी क्योंकि मरीज़ इतना ज़्यादा ब्लीड कर रही है, इसकी वजह से उसकी जनरल कंडीशन अच्छी नहीं होगी. मरीज़ में टेकीकार्डिया हो रखा होगा, मतलब दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, और हाइपोटेंशन होगा मरीज़ में, मरीज़ का जो बीपी होगा वो
कब मिलेगा? अगर आप मरीज़ की जनरल कंडीशन देखोगे, मरीज़ की हार्ट रेट सुनोगे तो हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी, टेकीकार्डिया मिलेगा, बीपी रिकॉर्ड करोगे तो बीपी कम मिलेगा, दैट इज़ हाइपोटेंशन मिलेगा। ये तो हो गई जनरल कंडीशन, मरीज़ की अच्छी नहीं हो रखी होगी क्योंकि मरीज़ ब्लीड कर रही है और साथ ही साथ मरीज़ को पेन हो रहा है, इस वजह से मरीज़ की जनरल कंडीशन अच्छी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, अगर हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करें, मतलब अगर हम स्पेकुलम लगा के चेक कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले सर्विक्स का जो ऑस होगा वो खुला हुआ होगा, डायलेटेड होगा और उस ऑस से प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर की तरफ आता हुआ आपको नज़र आएगा और साथ ही साथ ब्लीडिंग दिखेगी कि किस कलर का मरीज़ ब्लीड कर रही है, कितना ब्लीड कर रही है, और उसी के साथ साथ आपको प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन सर्विक्स के ऑस पे नज़र आएगा। तो ये हो गया अगर आपने पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया तो। अब हम बात करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन की। अगर आप पेल्विक एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगी? तो जो एक इंटरनल और एक्सटर्नल और जो सर्विक्स का है वो दोनों खुला हुआ मिलेगा, डायलेटेड मिलेगा, और क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन उससे बाहर आ रहा होगा, और जो साइज़ है यूट्रस का वो पीरियड ऑफ एमेनोरिया से कम होगा। यूट्रस का साइज़ पीरियड ऑफ एमेनोरिया से क्यों कम होगा? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बाहर आ गया है, कुछ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर आ गया है और मरीज़ एक्सेसिवली ब्लीड कर रही है, इस वजह से भी यूट्रस का साइज़ छोटा हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट बाहर आ गया है, कुछ ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ गया है, कुछ क्लॉट के फॉर्म में बाहर आ गया है, कुछ सर्विक्स के ऑस पे अटका हुआ है, इसकी वजह से जो साइज़ है यूट्रस का वो एमेनोरिया के पीरियड से कम मिलेगा। फिर अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर कोई मरीज़ में इनएविटेबल अबॉर्शन हो रहा है तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? हैमरेज एंड शॉक। हैमरेज इसलिए हो रहा है क्योंकि मरीज़ इतना ब्लीड कर रही है, एंड शॉक में मरीज़ इसलिए जा सकती है क्योंकि हाइपोटेंशन हो रखा है। हाइपोवॉलीमिया की वजह से मरीज़ में हाइपोटेंशन हो रखा है और अगर उस हाइपोटेंशन को हमने मैनेज ना किया तो मरीज़ शॉक में जा सकती है। ये दो कॉम्प्लिकेशंस है इनएविटेबल अबॉर्शन के। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की कि अगर कोई मरीज़ इनएविटेबल अबॉर्शन लेके आई है तो उसमें आप क्या क्या जांचें करा सकते हो। तो सबसे पहले ये आप ब्लड टेस्ट कराओगे, सारे सीबीसी कराओगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे, सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए। उसके बाद यूरिन टेस्ट कराओगे देखने के लिए कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट कराओगे, प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट करोगे। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराओगे, लेकिन इस इनएविटेबल अबॉर्शन में अल्ट्रासाउंड की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि आपकी आंखों के सामने सारी सीन चल रही है, आप मरीज़ की ब्लीडिंग भी देख रहे हो। जब आपने स्पेकुलम लगा के सर्विक्स को एग्जामिन किया तो वहाँ क्या मिल रहा है? इंटरनल लॉस पे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन मिल रहा है, तो यहाँ आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसका मैनेजमेंट करते हो। अब हम बात करते हैं आपको इसका क्या मैनेजमेंट करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कोई भी अटेम्प्ट यूज़लेस है क्योंकि इस प्रेगनेंसी को अब आप मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि आधा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन तो बाहर ही आ रहा है, आपको मिल रहा है सर्विक्स के ऑस पे, और मरीज़ इतना ब्लीड कर रही है तो इस मरीज़ का प्रेगनेंसी को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम मरीज़ को एडमिट करेंगे और रिससिटेट करेंगे। एडमिट करेंगे और रिससिटेट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमने मरीज़ को रिससिटेट ना किया तो मरीज़ आगे चल के हैमरेज या शॉक में लैंड अप कर सकती है, इसलिए मरीज़ की जनरल कंडीशन को हम इम्प्रूव करेंगे, आईवी लाइन शुरू कर देंगे ताकि मरीज़ का हम हाइपोवॉलीमिया करेक्ट कर सकें। क्यों हाइपोवॉलीमिया हो रखा है? क्योंकि मरीज़ एक्सेसिवली ब्लीड कर रही है। उस हाइपोवॉलीमिया को करेक्ट करने के लिए आप मरीज़ को एडमिट करोगे और आईवी लाइन शुरू कर दोगे। आईवी लाइन शुरू करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टेरॉइड्स यूज़ कर लो जो कॉमनली यूज़ होता है, या फिर आप कोलॉइड्स भी यूज़ कर सकते हो। कोलॉइड्स थोड़े कॉस्टली मिलते हैं बट आप चाहो तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप क्रिस्टलॉइड्स यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन का, या फिर आप डेक्सट्रोज भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोलॉइड्स यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है एल्बुमिन का एंड डेक्स्ट्रॉन का, आप इन दोनों में से कोई एक कोलॉइड्स भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर चीप एंड बेस्ट आप क्रिस्टलॉइड्स भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप नॉर्मल सलाइन
या फिर डेक्सट्रोज चला सकते हो। ये हो गया मरीज़ का, आपने नॉर्मल हाइपोवोलेमिया करेक्ट करने के लिए आईवी लाइन शुरू कर दी। उसके बाद अब मरीज़ में आईवी एंटीबायोटिक्स शुरू करोगे। क्यों शुरू करोगे? क्योंकि चांसेस है मरीज़ में इन्फेक्शन होने के, इसलिए अब आईवी एंटीबायोटिक्स शुरू कर दोगे, इंजेक्शन टेडवैक लगाओगे और इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू कर दोगे। अब इवैक्यूएशन करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है तो क्या करना है, और अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा की है तो क्या करना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है तो हमें कैसे इवैक्यूएशन करना है। तो यहाँ जो टर्मिनेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, वजाइनल इवैक्यूएशन करेंगे और क्यूरेटाज करेंगे। मतलब वेजाइना से जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन आ रहा है सर्विक्स के औस से, उसको सक कर लेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा जो यूट्रस की वॉल है उसको क्यूरेट कर लेंगे, ताकि जो डेसिडुआ है वहाँ चिपके हैं या प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स अगर वहाँ एडेरेंट है तो उसको हम निकाल लें। तो अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है तो वहाँ क्या करना है, या तो वेजाइनल इवैक्यूएशन या क्यूरेटाज कर सकते हैं, या फिर आप सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं। सक्शन करके सारे प्रोडक्ट्स को आपने निकाल लिया। जीए के अंडर में आप कर सकते हो, या फिर आप लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में भी कर सकते हो। चाहो तो आप जीए के अंडर में करो, चाहे आप लोकल के अंडर में भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या करना है, सर्विक्स डायलेट हो रखी है, सक्शन मशीन से जितना प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन मिल रहा है उसको सक कर लो, सक्शन कर लो। उसके बाद थोड़ा सा यूट्रस की जो वॉल है उसको क्यूरेट कर लो, ताकि जो डेसिडुआ है वो बाहर आ सके। ये हो गया मैनेजमेंट अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा की है तो क्या मैनेजमेंट करना है, आई एम सॉरी, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा की है तो क्या करना है, यहाँ ऑक्सीटोसिन की आईवी ड्रिप शुरू करनी है, ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आए और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अंदर है वो बाहरी तरफ निकल जाए। फिर ये सबसे पहले आपने ऑक्सीटोसिन की आईवी ड्रिप शुरू की, ताकि जो अंदर कंटेंट है वो एक्सपेल आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। उसके बाद क्या करना है, अगर प्लेसेंटा रिटेन्ड हो जाती है ऑक्सीटोसिन की ड्रिप देने के बाद भी, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट करने के बाद भी अगर प्लेसेंटा रिटेन्ड हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में प्लेसेंटा को रिमूव करना है। ये हो गया मैनेजमेंट अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा की है तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो बिल्कुल मिनी लेबर जैसा होता है। ये हो गया कंप्लीट आपका इनएविटेबल अबॉर्शन। थैंक यू एवरीवन।